ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेवा के 23 वर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और शासन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र पंडित। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 23 वर्षों के सफर पर। गुजरात मॉडल से लेकर कई राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाओं तक आइए जाने कैसे उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ स्थापित किया। भारत को परम वैभव तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते 23 वर्षों की प्रधानमंत्री मोदी की यशस्वी यात्रा पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र पंडित। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 23 साल पूरे हो चुके हैं, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं जो आप उनकी सार्वजनिक यात्रा में, सार्वजनिक सेवा में आप देखते हैं? एक पत्रकार होने के नाते मैंने गुजरात में उनका उत्थान बहुत नजदीक से देखा है। और 7 अक्टूबर 2001 को मैं मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर आज तक वे लगातार सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, एक मुख्यमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि उनकी कुछ ऐसी योजनाएं थी जो बाद में दूसरे राज्यों ने भी उसको अपनाया। जैसे उदाहरण के लिए वाइब्रेंट गुजरात, इन्वेस्टर्स को कैसे अपने राज्य की ओर आकर्षित करना, उद्योग धंधे लगवाना, उसमें नए नए रोजगारों के अवसर सृजित करना, ये सब नरेंद्र मोदी जी से कई मुख्यमंत्रियों ने सीखा है। इसको हम गुजरात मॉडल भी कहते हैं। गुजरात मॉडल उन्होंने एक स्थापित किया 2003 में, और अभी तक लगातार हर 2 वर्ष में गुजरात में ये वाइब्रेंट गुजरात समिट होती आई है, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योगपति सब आते रहे हैं। भारत के भी सारे उद्योगपति यहाँ पर आ चुके हैं। उद्योगपति गुजरात में कई बार आ चुके हैं। तो एक तो गुजरात मॉडल, उनका जो औद्योगिकरण का गुजरात मॉडल उन्होंने बताया देश को, वो काफी सफल रहा है। कई राज्यों ने इसको अपनाया भी है। दूसरा, उनका जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया। जब तक वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, वो हर साल स्वयं पूरी गवर्नमेंट के साथ में गर्मियों की छुट्टी में जब हम लोग आराम करने की सोचते हैं, तब पूरी गवर्नमेंट गुजरात के गांव गांव घूमकर बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती थी। उसके कारण गुजरात में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा हुआ। स्कूल से ड्रॉप आउट की जो समस्या थी वो काफी कम हो गई। तीसरी चीज जो उन्होंने गुजरात में की है, वो उद्योग धंधे के साथ में यहाँ सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क में उन्होंने काफी अच्छे काम किए, जो बाद में उन्होंने नेशनल लेवल पर भी ले गए। जैसे उदाहरण के लिए विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन। बाद में हम सबने देखा कि देश भर में उन्होंने 6 लाख गाँव में इस योजना को बहुत बड़े स्तर पर लागू किया। तो जो उन्होंने गुजरात में किया नरेंद्र मोदी जी ने, उसी को बाद में बड़े स्तर पर उन्होंने देश में लागू किया 2014 के बाद से। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री मोदी का खासा जोर रहता है जन भागीदारी के ऊपर, और ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से उनकी पॉलिसीज में, सरकार की नीतियों में आपको देखने को मिला? जन भागीदारी का, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कन्या केलवणी, एक योजना जो मैंने बताया आपको, कि उन्होंने जन भागीदारी से ही कन्याओं को और बाकी दूसरे बच्चों को भी शिक्षा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। जैसे उदाहरण के लिए जन भागीदारी, उन्होंने ये स्वच्छता अभियान में देश भर में शुरू किया। उसमें काफी लोगों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके मिनिस्टरों को, सभी को उन्होंने प्रेरित किया कि सफाई को एक मूल मंत्र बनाया जाए देश के विकास के लिए। दूसरा जो उनका था कि जैसे जन भागीदारी से उन्होंने शौचालय भी बहुत सारे बनवाए जी। उसमें काफी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। सरकार का तो प्रयास रहा ही है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाएं भी काफी आगे आई है। तो ऐसे 2-3 उदाहरण मुझे याद आते हैं तुरंत, जो जन भागीदारी में उन्होंने लोगों को जोड़ा साथ में। जल जीवन मिशन एक बड़ा अभियान रहा और इसको सुजलाम सुफलाम जल अभियान से जोड़ा गया। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें। भारत में गुजरात एक ऐसा राज्य रहा है, मुझे याद है जब मैं 1998 में यहाँ पर आया गुजरात में, तो गुजरात में 10 में से 8 वर्षों तक लगातार सूखा पड़ता रहा था, बारिश होती नहीं थी यहाँ पे। और एक स्थिति तो ऐसी आई थी कि जब गांधीनगर से पानी के टैंकर्स ट्रेन से जामनगर तक भेजे जाते थे, ऐसी स्थिति गुजरात में थी। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी ने जो यहाँ पर सुजलाम सुफलाम, जिसका आपने जिक्र किया है, वो योजना शुरू की, वो काफी हद तक उससे, और उसके बाद में बारिश भी अच्छी हुई, तो दोनों कारणों के कारण से गुजरात में अब ऐसी कोई बड़ी समस्या जल की नहीं रही है।
सुजलाम सुफलाम से उन्होंने नहरों को, जैसे जो छोटी छोटी नदियां थी, नहरें थी, उन सबको जोड़ा उन्होंने, ताकि एक नदी का जो बाढ़ आती है वो दूसरी नदी में चली जाए, और कम से कम किसी इलाके को बाढ़ से नुकसान ना हो, कम से कम उससे वाटर लेवल काफी इलाकों में बढ़ गया, पानी की स्थिति काफी सुधरी है। सुजलाम सुफलाम जल, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाए, ये योजना भी उन्होंने शुरू की थी। वो काफी हद तक सफल हुई है, जहां तक मुझे जानकारी है। काफी राज्यों में इससे फर्क पड़ा है। वीरेंद्र जी, गुजरात सरकार विकास सप्ताह मना रही ताकि राज्य के विकास का जश्न मनाया जा सके, और इस सप्ताह क्या क्या योजनाएं लाने की तैयारी और किस तरीके से नागरिकों को शामिल किया जा रहा है इसमें? गुजरात में विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके तहत सफाई अभियान और ये शौचालय योजनाएं तो आगे बढ़ाई रही हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ म्यूनिसिपल लेवल पर और ग्रामीण लेवल पर भी काफी लोगों को इसमें सार्वजनिक कामों में जोड़ने का प्रयास किया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी उल्लेख किया कि मोदी जी ने भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया है, और उनकी नीतियों ने, तो क्या क्या नीतियां रही जिससे भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है? सबसे पहले तो मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सरकार पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे थे, और उसके बाद में लोगों का मोह भंग हुआ सरकार से, और मोदी जी को उन्होंने काफी समर्थन दिया। 2014 के बाद से हम आज तक देखें, मोदी जी की सरकार पर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप बड़ा लगा नहीं है जो साबित हुआ हो। अपोजिशन वाले लगाते हैं आरोप, लेकिन साबित कुछ भी नहीं कर पाए अब तक। एक तो ये अचीवमेंट है कि भारत में बहुत सालों बाद एक ऐसी सरकार आई जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। एक इसकी छवि भी विदेशों में काफी अच्छी बनी है। दूसरा, मोदी जी के स्वयं के प्रयास, उन्होंने 70 देशों की यात्राएं की है पिछले 10 साल में, कई सम्मेलनों में गए हैं, उनको कई देशों ने अवार्ड भी दिए हैं, और ये बताता है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो कितनी सफल रही है। भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं उनको आज बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो एक तो ये भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री काफी अच्छी रही है। दूसरी बात, जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, उस समय भारत शायद 10वें या 11वें नंबर पे था विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं। आज वो चौथे नंबर पर है, और शायद अगले साल तक तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो मोदी जी की नीतियों के कारण ही ये संभव हुआ है कि उन्होंने एक बिजनेस फ्रेंडली वातावरण भारत में देने का प्रयास किया। जो काम उन्होंने गुजरात में किया था, वाइब्रेंट गुजरात, उन्होंने वाइब्रेंट इंडिया बनाया है पिछले 10 साल में। एक ये बड़ी उनकी उपलब्धि है। मैं राजनीतिक मामलों में नहीं जाना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत सालों बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, और गुजरात को भी ऐसा मुख्यमंत्री मिला था जो इतना पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो। उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, खासतौर से मैं विदेश मंत्री का जिक्र करूंगा, डॉक्टर जयशंकर का। जयशंकर जी अभी अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग समिट में। वहां पर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आने वाले हैं, रूस के, चीन के, बाकी देशों, कजाकिस्तान वगैरह के। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो डॉक्टर जयशंकर की, पाकिस्तानी मीडिया का कह रहा हूं मैं। तो ये बताता है कि भारत की जो विदेश नीति मोदी जी ने जिस दिशा में उन्होंने इसको आगे किया, उसको जयशंकर जी ने और आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता रही है। बहुत सफल रूप से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। कई देशों के साथ संबंध उन्होंने अच्छे किए हैं। आज की ही खबर है जैसे कि कनाडा में भी उन्होंने, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, वहां की जो सरकार है, उन्होंने फिर से भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है। तो भारत को कोई अब इग्नोर नहीं कर सकता। कल ही देखिए प्रेसिडेंट मोइजू आए हैं मालदीव से, वो फिर से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। तो ऐसा कोई देश नहीं है। श्रीलंका का उदाहरण देखिए, हर देश भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, और ये सब तभी होता है जब कोई देश मजबूत होता है, उसकी विदेश नीति कारगर होती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से, अभी मैंने आपसे पूछा था जन भागीदारी के ऊपर, तो जब वो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की, और आकाशवाणी से मन की बात जैसे कार्यक्रम भी, उससे वो देश के लोगों से जुड़ते हैं, तो इस तरीके के जब कार्यक्रम से जब वो देश के लोगों से जुड़ रहे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण रहा है सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को सरकार से जोड़ने में। मन की बात उनका एक ऐसा कार्यक्रम, आज 100 से ज्यादा उसके एपिसोड अब तक आ चुके हैं आकाशवाणी पर, और उसमें उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों को जोड़ा है सीधे सीधे अपनी सरकार से। वो उनसे बातें करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, स्टूडेंट से बातें करते हैं हर साल, वो मार्च के महीने में, फरवरी महीने में परीक्षाओं के पहले। तो ये भी जन भागीदारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो सीधे सीधे युवा लोगों से
महिलाओं से, किसानों से सीधे सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा आपने बताया ये सबका साथ सबका विकास, तो ये उनका कार्यक्रम एक्चुअली गुजरात से ही शुरू हो गया था और बाद में सबका साथ सबका विकास, बाद में उसमें सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये दो फ्रेज उसमें बाद में जोड़े गए। तो ये पूरे देश में एक तरह से सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी इस बात का अब जो जिक्र है इवन जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी करने लगी है कि हम सबके प्रयास से काम करना चाहते हैं, सबके विश्वास लेना चाहते हैं कि अब ये एक इंक्लूसिव स्लोगन जैसे सबका बन गया है ये भारत के लिए। प्रधानमंत्री खास तौर पे जोर देते हैं आत्मनिर्भर भारत। जब इस तरीके की पहलों पर बात की जाती है तो ये किस तरह मजबूती प्रदान करता है और कैसे लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ता है? ये जो मेक इन इंडिया स्लोगन नहीं रह गया है। अभी कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, कि भारत 10 साल पहले जो इंपोर्ट करता था डिफेंस के सामग्री को, वो अब उल्टा हो गया है। अब हम 70-80 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने लगे हैं और अगले कुछ वर्षों में ये एक्सपोर्ट करने की जो बातें हैं ये बढ़ जाएगी। डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, मेक इन इंडिया के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मोबाइल फोन वगैरह, दूसरी कंपनीज भी आई है अब जो विदेश से आई है, तो मेक इन इंडिया में उनका जोर ये रहा है प्रधानमंत्री जी की सरकार का कि जो सुविधाएं हम दे सकते हैं बिजनेस फ्रेंडली वातावरण के लिए वो हम देंगे, बशर्ते आप भारत में बनाइए और यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि मोबाइल फोन की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, 2 व्हीलर्स वगैरह की भी काफी चर्चाएं हैं इस बारे में कि हम कुछ ही समय में 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, कुछ कंपनियां चाइना से भी विस्थापित या कहेंगे शिफ्ट होकर या भारत आ रही हैं धीरे धीरे, और वो भी सब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी और यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी। तो ये मेक इन इंडिया का एक बड़ा इनिशिएटिव होगा जी। और सेमीकंडक्टर पे भी उनका खासा जोर है। सेमीकंडक्टर नया फील्ड है। दूसरा, एक डाटा सेंटर जैसे बात, उस पर भी काफी जोर है सरकार का। तो ये 2 बड़े उद्योग बनने वाले हैं आगे जाके। प्रधानमंत्री का महिलाओं और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर बहुत जोर रहा है इनका शुरुआत से ही। क्या क्या नीतियां रही जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है? जहां तक महिलाओं का हमने देखा कि बंधन बैंक की बड़ी चर्चा होती है, फिर मुद्रा योजना की बहुत सफलता सामने आई है, लाखों महिलाएं इससे जुड़ी है। छोटे छोटे उद्योग धंधे या जो MSMEs हैं या छोटे छोटे रेहड़ी लगाने वाले, उन सबको भी लोन दिए गए हैं। ऐसे लाखों लोगों को लोन दिए गए हैं बैंक से और उनसे काफी कई गुना लोगों को रोजगार भी मिले हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बड़ी सफल योजना रही है प्रधानमंत्री जी की। जो मुद्रा योजना है खास तौर से, इसकी काफी चर्चा होती है। और दूसरा, ये बंधन बैंक की, जो बंधन बैंक जो महिलाओं के लिए खास तौर से उन्होंने योजनाएं शुरू की थी, इसमें महिलाएं बहुत जुड़ी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारे जुड़े हैं। जो ड्रोन दीदी नाम की एक योजना बनी थी, मतलब महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने की बात थी, तो महिलाओं को भी काफी जोड़ा गया है। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है इसको मोदी जी ने अपने सबका साथ सबका विकास योजना में जोड़ने का प्रयास न किया हो। प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद एक अभियान शुरू किया, जन धन योजना। इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप बताएं। करीब 40-50 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। ऐसे लोग जिनका कभी कोई बैंक में खाता नहीं था, वे सब धीरे धीरे इस जनधन योजना से जुड़ते गए। असल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक बड़ा दूरगामी कदम उठाया था, क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं, कि आधार कार्ड और जनधन योजना और मोबाइल फोन, इन तीनों को जोड़ा गया। तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि जो छोटे छोटे व्यापारी थे या जिनका जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे, जिनका कभी कोई बैंक में खाता नहीं रहा, वो कैश में ट्रांजैक्शन करते थे, वो धीरे धीरे से जुड़ते गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी राज्य सरकारों की भी है, वो सीधे सीधे अब इन खातों में जमा होने लगी। खास बात यह है कि इनमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जुड़ी, जिनको कभी अनुमान नहीं था कि हम लोग कभी कोई बैंक में खाता खोल पाएंगे। ये जो हम देखते हैं कि UPI स्कीम जो गवर्नमेंट ने शुरू की है डिजिटल पेमेंट की, वो बहुत सफल रही है और ये एक ऐसी योजना है जिसको कई देश लागू करना चाहते हैं। तो श्रोताओं, स्थानीय शासन से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक मोदी जी ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी नीतियों का समर्थन किया, जो देश को आधुनिक बनाने और नागरिकों के जीवन को सुधारने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। और श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। और वीरेंद्र जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सेवा के 23 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और शासन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र पंडित। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR